हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ इडूटेरिया एनसीईआरटी बेस्ड बीपीएससी मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो ये आपके उत्तर भारत से संबंधित है और कथक उत्तर प्रदेश का भी नृत्य है। नेक्स्ट है कि मेजोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये आज सही है। और मेजोलिथिक का टाइम पीरियड लगभग 9000 बीसी से 4000 बीसी है। उस समय बहुत से छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं ये गलत है, छोटे थे। और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, पुराने किस्म के औजार भी उस समय उपस्थित थे। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। नेक्स्ट है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बसोहली पेंटिंग आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रसमंजरी की रचना किसने की। तो ये भानुदत्त ने किया था। नेक्स्ट है कि बृहद्वर्ण पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी रचना बंगाल में की गई, ये सही है। और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही मिलान करें। तो आपका फर्रुखसियर कब से कब था टाइम पीरियड। तो ये था 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड क्या था, ये 1754 से 1759 था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। और अहमद साहब का हो जाएगा 1748 से 1754। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में सवाई राजा, आंसर सी नहीं सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सुबेदारी मिली। तो राजा जय सिंह को फर्रुखसियर नहीं जहांदार शाह के टाइम में, जहांदार शाह इनका टाइम पीरियड था 1712 से 13 में। उस टाइम मालवा का इनको सुबेदारी मिला था। और गुजरात का किसे मिला था, तो अजीत सिंह को मिला था, अजीत सिंह। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। और नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था आपका, 7000 बीसी से लगभग 2500 बीसी था। और मेहरगढ़ एक साइट है जहाँ पे आपका कल्टीवेशन ऑफ गेहूँ और जौ का प्रमाण मिलता है। और वहाँ पे आपका पशुपालन का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कि सिख जत्थों तथा मिसलों को संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। तो इसे बोला जाता था आपका दल खालसा। नेक्स्ट हो जाएगा दल खालसा बोला जाता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सिक्कों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए रखा जाता था। तो राजीव जो राखी व्यवस्था था वो उपज का 20% लेकर उनको संरक्षण दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है कि राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति थी, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये सही बात है। और नेक्स्ट है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी उत्तर वैदिक काल में, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। ये प्रयाग प्रस्थिति में मिलता है आपका, हरिसेन ने किया है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन। नेक्स्ट है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रस्थिति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो ये 12 बताया है इन्होंने।
नेक्स्ट है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो ये देखा जाता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में देखा जाता है। इन्होंने उस समय शक को हराया था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर आपका पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था और इसका वर्णन आपको ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में मिलता है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय को क्या है, परमार, परमेश्वर की उपाधि मिला हुआ है। और ये आपका ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। नेक्स्ट है कि पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो किसे बोला जाता था, तो व्यापारिक नगरों को बोला जाता था आपका, नहीं, व्यापारिक के संगठनों को बोला जाता था, सॉरी। आंसर हो जाएगा सी। जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। उस समय ऋग्वैदिक काल में जनपद 16 जनपद का बाद क्या है ऋग्वेद के, और अंगुतर निकाय में जनपद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों का उदय आपका लगभग 2500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। और नेक्स्ट है कि धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो ये तो दोनों सही बात है, लेकिन पूछ रहा है कि असत्य कथन को पहचाने, तो कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये सही है, और अष्टाध्यायी नाम की इन्होंने बुक को लिखा था। और नेक्स्ट है कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। वज्जी संघ का आपका वर्णन हो जाएगा दीर्घ निकाय में है। नेक्स्ट है कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो ये आपका गंग वंश के शासक ने बनाया था, उनका नाम था राजा अनंत वर्मन। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। तो अकबर ने बंगाल को 1586 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारतीय व्यक्ति भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नैनवार शैव संत थे, ये सही है, और अलवार वैष्णव संत थे, तो ये भी सही है। और ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो निम्नलिखित कूट में से सही विकल्प चुनना है। तो ये पुहार नहीं, पांड्य का था मदुरै, मदुरै जो था वो पांड्यों का बंदरगाह था और पुहार चोलों का बंदरगाह था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शंकर का जन्म यानी शंकराचार्य का बात हो रहा है 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, नहीं केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही है। उन्होंने जगत मिथ्या को माया कहा। और नेक्स्ट है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट तो गलत है, बाकी सब सही है, तो 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो वीरशैव आंदोलन आपको कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराए जान रे, ये किसने लिखा है। तो इसको लिखा है नरसिंह मेहता ने।
नेक्स्ट है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो नाथ पंथ उत्तरी क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र का बात कर रहा है? तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? ऑप्शन है सूरदास, दादू दयाल, शंकर देव और रविदास। तो मीराबाई रविदास की अनुयायी थी। नेक्स्ट है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। और सेकेंड है कि कदमई एक भू राजस्व था। तो वेट्टी एक प्रकार का कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। तो नहीं, ये गलत है। और है कि कदमई एक भू राजस्व था। तो ये सही बात है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? अभी बात हो रहा था। तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में दिया था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, सही है। और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो ये भी सही है, क्योंकि जैन धर्म में कीड़ों मकोड़ों को भी मरने पे मारना उसमें अलाउ नहीं था। इसलिए यदि किसान खेती करते तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी मर जाते थे, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के बनाए गए संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपको मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक में जो भी नियम कानून है उसको इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो फर्स्ट है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यह भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। और लास्ट है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, नहीं, ये गलत है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो ये सही है। और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। महायान है और आपका एक हीनयान है। हीनयान मूर्ति पूजा को विरोध करता था। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। और थर्ड है कि वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। ये आपका जो ऑप्शन है सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट है कि भारत की यात्रा पे आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालानुक्रम सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। फिर आपका कौन आया था? वेनसांग आया था। और फिर क्या आया था? इत्सिंग आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सिरिलस निकोटर का राजू था, उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज नाम था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसमें आपका क्या जाएगा? सबसे पहले हिंद यवन आया था, फिर शक आया, फिर हिंद पार्थियन आया और लास्ट में कुषाण आया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो ये सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं, ये गलत है। और नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। किस में? 13th अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर है? मुगलों की जो जागीर थी दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर थी? तो ये आपके इक्ता व्यवस्था कौन लाया था? दिल्ली सुल्तान में इल्तुतमिश ने लाया था। इल्तुतमिश इसी के बराबर जागीर था। इसमें कुछ एरिया को दे दिया जाता था आपका। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो यह केरल के मलयालम में लिखी गई एक पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो सत्य कथन का बात कर रहा है, तो इसमें से दोनों आंसर आपका गलत है, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक सेकेंड, आपको मिलते हैं कंधार में भी मिलते हैं, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जौगार, लुम्बिनी, लगभग सब जगह मिलते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो इन्होंने सीरिया, मिस्र और श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो उनको राज्यपाल का पद दिया जाता था। राजा के जो पुत्र होते थे उनको राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था क्योंकि बड़े आकार के कारण, और सेकंड है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों हो जाती हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? आपका उपयोग किया जाता था चित्रित एक धूसर मृद भांड होता था। नेक्स्ट है पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो हो जाएगा आपका प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में, तो सब में इसका इंपॉर्टेंस था, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? माफ कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। सेकेंड राजधानी कुषाण की मथुरा थी। नेक्स्ट है कि अरिकामेरू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध के अनुयायियों द्वारा किया गया था जातक का। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बोला जाता था आपका वेलेल्ला। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र की बड़ी भूस्वामियों को वेलेल्ला बोला जाता था। नेक्स्ट है, ये सब एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। और नेक्स्ट है कि इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही है, ब्राह्मी भाषा में इसे नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो आपका हो जाएगा, लगभग सब हो जाएगा। अभिलेख भी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, जानवरों की हड्डियाँ और औजार ये सारे पुरातात्विक स्रोतों का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? ऑप्शन है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर
समाप्त कर देते थे, तो ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि मौसम बदलने के कारण, तो ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सब सही है। आहत सिक्के यानी पंच्ड क्वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो ये तो आपका बात सही है। और ये आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार, ये भी सही है। और आहत सिक्कों को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहारों एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, और सभी का। तो हो जाएगा सभी का मिलता है इसमें मथुरा अभिलेख में। नेक्स्ट है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये बात तो सही है। और दक्षिण भारत से रोम के व्यापार के परिणाम स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले थे, ये भी सही है। तो है कि मेरा इसमें कथन गलत पूछ रहा है। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का ही उपयोग नहीं करते थे, और भी साधन थे। तो आंसर मेरा हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष। तो अश्वघोष थे इसके रचनाकार। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो ये बात तो सही है। और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसे क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो ऑप्शन है जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, सेकेंड है बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, और थर्ड है अहिंसक जानवर। तो इसमें तीनों हो जाएगा आपका, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? मदुरै, पुहाड़, भरूच या ऑप्शन डी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुहाड़ हो जाएगा। चोलों का पुहाड़ था। नेक्स्ट है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। और पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले, और बुर्ज होम में ही मानव और कुत्तों को एक साथ दफनाने का भी मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? कुषाण के टाइम में आपका महायान का ज़्यादा विकास हुआ था, और मूर्ति पूजा, मूर्ति का निर्माण उसी समय स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो आपका क्या हो जाएगा? तांबा। तो तांबा के लिए कौन सा है? राजस्थान फेमस है। टीन के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। और सोना के लिए कर्नाटक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? तो ऑप्शन है नदियों के सूखने के कारण, ये भी सही है। जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी सही है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, और शासकों की नजर लगभग सही है, सभी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम क्या हुआ आपका? तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये सही है। फिर है कि मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ऐसा कोई बात नहीं था। कच्चे माल का आयात घट गया, ये सही है।
और लास्ट की नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, बढ़ कैसे जाएगी, तो घट जाएगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, अंत होने का परिणाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सॉरी माफ़ कीजिएगा, बढ़ भी गया था नए बस्ती, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों का सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। तो कुषाण वंश के टाइम में सिल्क रूट का ज़्यादा उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी की लिखी किसके दरबारी कवि थे। तो ये कनिष्क के दरबार कवि थे। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो ये आपका यौवन पीढ़ी काले मिर्च का था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का विजय का वर्णन करता है, सही है। उसका था गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यही गलत है। नेक्स्ट है कि नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया तथा वह तापी पर कब्जा कर लिया, ये सही है। और लास्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 6 से 10 से 6 से 42 ईस्वी तक शासन किया। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है कि जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा। तो ये सूरजमल के टाइम में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के, अब करेंट का क्वेश्चन है 20, तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। और है कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो केवल 2, कितने कथन सही है, तो इसमें केवल 2 ही कथन सही है। और ये आपका फर्स्ट को गलत हो जाएगा, ये पर्यावरण और जल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये अर्थ साइंस का अंदर आता होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपेक्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलीमेट्री माप के लिए समर्पित है। और नेक्स्ट है कि यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए निचली कक्षा में संचालित होगा। तो ऑप्शन इसका केवल सेकेंड सही है, क्योंकि ये नासा नहीं आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो केवल बी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है। कितना हो जाएगा इसमें, सभी है। वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और ई-कॉमर्स चारों है सम्मिलित RCEP में, और भारत RCEP का मेंबर नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। और नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई MFR के अंतर्गत आती है। तो ये कोई सही नहीं है, इसमें से सारे गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि ये सारे सीमा की लंबाई MFR के अंदर आती है, नहीं है। फिर वीज़ा की आवश्यकता थी, ये भी गलत है। तो सारे गलत हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा जो कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि GST में निर्यातक एवं अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। नेक्स्ट है कि GST केवल वस्तुएं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। और थर्ड है कि GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है, इसमें से केवल एक ही सही है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश जीओन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों को निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका कौन सा आएगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा को परियोजनाओं को रोकना है। नेक्स्ट है कि भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। और थर्ड है कि भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। और इस पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड सही है, इसलिए हो जाएगा 2 और 3 बनने। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कि इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। ये भी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? ये आपका बिहार में। नेक्स्ट है कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ये बिहार ने जमाया है। नेक्स्ट है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच करनी है? तो ये भी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? ये आपका था 15वां। और उसका नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इन्होंने आवंटित किया है 4797 करोड़। और लास्ट है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। ये 100 क्वेश्चन का सेट था यूटेरिया का 78 बीपीएससी के लिए। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।